ये गैर कानूनी है। आप बैरिकेड को न तोड़ें, आपका मजबा गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है। मारो 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 यहीं पर रोके, इससे आगे आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि आपकी परमिशन कंसीडर की गई और रिजेक्ट की गई है ऑलरेडी वहां पर। ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे आपको हमें शांत करने के लिए कानून का सहारा लेना पड़े। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आधी दूरी तक मार्च शांतिपूर्ण चलता रहा और अचानक टकराव में बदल गया। अभी भी छात्र वहां जमे हुए हैं मौके पर जब हम पढ़ रहे हैं। पुलिस और छात्रों के वर्जन के बीच तस्वीरें अपना पक्ष रख रही हैं। जब तक कोई और पक्ष नहीं आता तब तक आप यूं समझिए कि जेएनयू के छात्र जब भी प्रदर्शन के लिए निकलते हैं इस तरह का टकराव क्यों होता है। जेएनयू के गेट से लेकर दिल्ली हाट तक सब कुछ सामान्य है। उसके बाद पुलिस का बैरिकेड जब आता है तब लाठीचार्ज की नौबत आती है और जिस तरह से उस अकेले एक छात्र को घेर कर पीटा जा रहा है आप देख भी रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उससे पहले पानी की बौछारें भी हुई और अब तनाव। छात्रों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। पुलिस का आधिकारिक बयान का इंतजार है। जेएनयू का मार्च क्या सिर्फ जेएनयू के लिए था? इसी वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 5 दिनों से हड़ताल चल रही है। सारे कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई करीब करीब ठप है। जेएनयू के मार्च में डीयू के भी कई मुद्दे हैं। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा वहां थे। आपने उनके कैमरे की नज़र से और एएनआई की नज़र से देखा सुना। ये छात्र कई मांगों को लेकर निकले हैं। एक प्रोफेसर जौहरी साहब हैं, उनके खिलाफ 8 लड़कियों ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि प्रोफेसर जौहरी को बचाया जा रहा है। 15 मिनट में जमानत दे दी गई। जेएनयू के कुलपति ने ना तो प्रोफेसर जौहरी को निलंबित किया है ना ही कोई कार्रवाई की है और मांगों पर बात करेंगे आगे। पुलिस का कहना है कि प्रोफेसर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और देश के बाहर वो भाग नहीं रहे थे, इसलिए बेल नहीं लिया, उन्हें जमानत मिल गई। मगर आज के टकराव पर यह मुद्दा तो था ही। छात्रों का क्या कहना है पहले देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो पर जहां बच्चे यहाँ पर डटे हुए हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है पानी यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है उनको हटाने के लिए। काफ़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल आप देख सकते हैं और इन लोग को इजाज़त नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हटने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम लोग जेएनयू से पीसफुली मार्च करके आ रहे थे, कोई भी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा था। पुलिस को भी हम लोग कम्युनिकेट किए थे कि हम लोग बिना कोई इनकन्वीनियंस किए, दिल्ली की जनता को कोई भी इनकन्वीनियंस किए, हम पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसे रोका जा रहा है। टीचरों के ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, स्टूडेंट के ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। बहुत सारा इश्यूज हमारा जेएनयू का है। अतुल जौहरी वाला केस में दिल्ली पुलिस एकदम शर्मनाक एक रोल प्ले किया है, उसका ही हम लोग जवाब मांगने जब आए हैं। तो इस तरीके से दिल्ली शहर में इस तरीके से गणतंत्र का एकदम हत्या किया जा रहा है और स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर इस तरीके से वाटर कैनन चलाया जा रहा है। देखिए, पुलिस की लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू हो गई है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू हो गए, बच्चे भागने लगे हैं। चलो चलो, ये देखिए, ये बच्चे भाग रहे थे थोड़ी देर पहले, फिर वापस जो है वो प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। आप बताइए क्या हुआ, क्या हुआ आपके साथ? आपसे क्या लाठीचार्ज कर रहे हैं? हम लोग यहाँ एक लड़कियों के न्याय की मांग करने के लिए आए हैं और शिक्षकों ने इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे सरकार को हम कब गिरा के ही रहेंगे। ये देखिए, इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है और ये इनका ट्रीटमेंट जो है बच्चे यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है और ये पूरी तरह ये घायल है। आप बताइए कि आपको आपके ऊपर लाठीचार्ज हुई?
हाँ, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुई है और खींच करके अंदर मारा गया है और सारे 5-6 पुलिस का ग्रुप था, अंदर में घेर लिया और मुझे मारा और फिर उन्हीं के ग्रुप में बोल रहा है आप छोड़ दो, मर जाएगा, अब इसको छोड़ दो, बाहर फेंक दो, उठा करके फेंक दो। फिर फाइनली मतलब वो मारते जा रहा था, फिर 2-3 पुलिस वाले बोले मर जाएगा, फिर हम लोग फंस जाएंगे। फिर उन लोगों तो ये ने पुलिस जो उठा के लेके जा रही थी, मैं सामने देख रहा था, तो आप ही थे वो? जी, मैं ही था। अच्छा जी, और साथ में 5-6 जन और हमारे बाद उनको खींचा गया, उनको भी पीटा गया, वो भी अभी कहीं होंगे। क्या हुआ, क्यों? ये बहुत शर्मनाक बात है। हाँ। आप देख रहे हैं, आप पूरे मार्च को कवर कर रहे हैं। हाँ। पीसफुल मार्च है। हाँ। आधे रोड पे स्टूडेंट खुद रस्सी लगा करके ताकि यातायात में किसी को परेशानी नहीं हो, पीसफुल मार्च कर रहे थे। हाँ। और पुलिस ने पहले कहा कि आप पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जा सकते हैं, अचानक यहाँ पे रोक दिया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट शांत हैं, वो कोई पत्थर डंडा लेकर के नहीं आए हैं, पीसफुल मार्च कर रहे हैं। और मेल पुलिस के द्वारा, मर्द पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटा जा रहा है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हालत हमने देखा किस तरफ जो है बच्चे इस तरफ भाग रहे थे और हमको भी भागना पड़ा बीच में, क्योंकि हमको लगा कि हो सकता है कि हमारी कैमरे के ऊपर अटैक हो। आप बताइए क्या करेंगे? पुलिस वालों को बिना पार्टी के वो उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए काम करना चाहिए। एक पुलिस वाला वह इंस्टिगेट कर रहा था बच्चों को, मैंने उसको दूसरी पुलिस वाले को आंख मारते हुए देखा। उसने बोला रुको रुको मुझे और लड़ने दो, उसे आंख मार के इंस्टिगेट उन्होंने किया है बच्चों को, हम नहीं हुए थे। हम अगर आप देखते 8 किलोमीटर चल के रोड के एक साइड चल रहे थे, बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं, आराम से चल रहे थे, उन्होंने जाकर इंस्टिगेट किया यहाँ पे आके। तो ये दिखाइए थोड़ा, आप कह रहे थे ये कान में, आप देखिए ये कह रहे हैं कि इनके कान पे जो है पुलिस ने हमला किया, जिसकी वजह से काफी परेशान में। और इसका चश्मा भी टूट गया और इसके बाद इसको दिख नहीं रहा था और इसको बहुत तेज कान पे लाठी से मारा इसको और पीठ पर भी मारा इसे। इस टकराव को आप पुराने चश्मे से देख सकते हैं, देखेंगे ही। एक नया चश्मा भी है, वो ये है कि क्या आप तैयार हैं इन संस्थानों की फीस इतनी महंगी हो जाए कि सामान्य वर्ग के लोग, दूर दराज के गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पहुँच ना सकें। ऐसी व्यवस्था हो रही है कि संस्थान अपनी ज़रूरत का 30% इंतज़ाम खुद करें। अब बाजार में निवेश के लिए तो पैसा है नहीं, तो यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ से पैसा आएगा? तो जाहिर है फीस बढ़ेगी। तो इन छात्रों का कहना है कि सरकार को जेएनयू खटक रहा है, क्योंकि यहाँ गरीब और पिछड़े इलाकों के छात्र आकर पढ़ सकते हैं। छात्र नारे लगा रहे थे कि अगर फंड में कटौती होगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। सवाल सिर्फ जेएनयू का नहीं, बाकी संस्थानों का भी है। तो ये दूसरे संस्थानों के लिए भी ये लड़के निकले हैं। धीरे धीरे सरकारी संस्थानों की फीस महंगी होती जा रही है। जो लोग शिक्षा लोन लेकर पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण लोन नहीं चुका पा रहे, उनसे पूछिए इस महंगी फीस की शिक्षा का असर। आलम यह है कि एजुकेशन लोन का एनपीए भी काफ़ी बढ़ गया, 40% से ज़्यादा उछला है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा पर पहुंच गया है। सरकार उच्च शिक्षा पर खर्च कम कर रही है, जिसका असर सिर्फ जेएनयू नहीं दूसरे संस्थानों पर भी पड़ रहा है। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्कॉलरशिप की कटौती को लेकर लंबा आंदोलन चला। दूर दराज के कॉलेजों में छात्रों की संख्या हजारों में पहुंच गई है, टीचर एक भी नहीं है। आप बिहार का ही हाल लीजिए, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेशन लेट चल रहा है, ना तो कर्मचारी हैं इम्तहान कराने के लिए, ना टीचर हैं पढ़ाने के लिए। आज ही छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के एक छात्र ने पत्र लिखा। लिखने वाले ने बताया कि 2 लाख से ज़्यादा छात्र और छात्राओं का जीवन बर्बाद हो गया है, मगर किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। दरअसल सवाल यही है, जेएनयू के छात्र अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर निकल तो आते हैं, लाठियां भी खा लेते हैं और मीडिया में बदनाम होने का जोखिम भी उठाते हैं, मगर जिस यूनिवर्सिटी में 2 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया हो, उन्हीं के हिसाब से वो एक पत्रकार को पत्र लिखकर घर बैठ जाएं। माना जाना चाहिए कि इस बर्बादी से वे और उनके माता पिता सबसे ज्यादा खुश हैं। मैं कई महीनों से इस चैनल पर जेपी यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूं। आज भी जेएनयू की तस्वीर दिखाते हुए जेपी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि वहां 2013, 2012, 14 और 15 में एडमिशन लेने वाले छात्र अभी तक बीए पास नहीं हुए हैं। छात्रों ने कई बार छोटे मोटे आंदोलन किए हैं, मगर परीक्षा नहीं हुई। इस तरह न जाने कितने कॉलेज में जेपीयू के छात्रों की तरह जीवन बर्बाद किया गया है देश भर में। इसलिए जब निजीकरण का सवाल आए, उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार के बदलाव का सवाल आए, हो सकता है अच्छा ही हो, तो उस बहस में आपको आना चाहिए ताकि पता तो चले कि मामला क्या है। तो अब आते हैं दिल्ली के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल होने के मामले पर। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में याद कीजिए, आप भूल गए होंगे, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद केंद्र सरकार
अदालत में उन परिस्थितियों को साबित नहीं कर पाई जिसके आधार पर दो सरकारें बर्खास्त की गईं और जिसके नाम पर न्यूज़ चैनलों पर फर्जी डिबेट में कई महीने बर्बाद किए गए। अदालती लड़ाई में यहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका था दोनों ही मामले में। इसके बाद मौलिक अधिकार के मामले में भी झटका लगा। केंद्र सरकार की तमाम दलीलें अदालत में नहीं टिक पाईं। उसी तरह 20 विधायकों की सदस्यता बहाल होने का फैसला भी एक बड़ा झटका माना जा सकता है। जब चुनाव आयोग ने यह सिफारिश भेजी थी उस दिन की बहस को आप याद कीजिए, किस तरह से कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर टूट पड़ी। किसी ने पहले यह नहीं देखा कि इस प्रक्रिया में कहीं संवैधानिक परंपराओं का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है। चुनाव आयुक्त ए.के. ज्योति रिटायर होने से 3 दिन पहले 2 साल पुराने मामले में फैसला दे गए, जिसे आपके नेताओं ने मुद्दा बना लिया। आलोचकों ने देखा कि आप में पतन आ गया है, सादी राजनीति की बात कर सत्ता में आए और सचिव जैसे वैभवशाली पद स्वीकार कर लिया। सब आराम से भूल गए कि इस तरह के सचिव इस वक्त कई राज्यों में मौजूद हैं और ये विवाद भी अदालत और चुनाव आयोग के सामने है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलटा है, राष्ट्रपति सिफारिश को भी एक तरह से पलटा है क्योंकि उनका दस्तखत था। यह बात सामान्य नहीं। उस रोज फैजान मुस्तफा ने प्राइम टाइम में कहा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला ही बकवास है, बोगस है, इस आधार पर राजनीति होती है, इसे बदल देना चाहिए इस मामले को। जैसे बंगाल वाला उदाहरण दिया कि वहां पर जो मैं पढ़ रहा था उससे लगा कि कई साल तक वो संसदीय सचिव रह चुके थे। अब उनका क्या स्वरूप है, उन्होंने पैसा लिया था कि नहीं लिया था, ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने उस कानून को असंवैधानिक बताया, रद्द कर दिया और वो लोग, उनकी नियुक्ति रद्द हो गई पर उनकी सदस्यता नहीं गई। तो ये इस तरह के तब क्या चुनाव आयोग ने उस वहां पर संज्ञान नहीं लिया? मतलब इस तरह के अंतर्विरोध क्यों हैं इसको लेकर? इसके अंतर्विरोध इसलिए हैं कि इसमें जो ये अनुच्छेद 191 और 103 है, इसमें राष्ट्रपति या गवर्नर जब डिस्क्वालिफिकेशन करेगा तो डिस्क्वालीफाई करने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ओपिनियन लेगा और उस ओपिनियन पे ही उसको कार्य करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके कोई रूल्स नहीं बनाए रवीश, तो अच्छा। इसमें रूल्स बनाने की जरूरत है, क्लैरिटी लाने की जरूरत है। रूल्स बनाए मतलब मैं अपने सामान्य दर्शकों के लिए और अपने लिए भी पूछ रहा हूं कि लिखित रूप में कुछ भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारों के तहत जो उसके दायित्व सूची है, अधिकार सूची है, उसमें लिखित रूप से नहीं है कि आप किन पैमानों के आधार पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तय करेंगे। आप ये कह रहे हैं? करेक्ट, बिल्कुल ये कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात कही कि आपका कोई फायदा नहीं होना चाहिए पैसे के मामले में। हाँ। लेकिन इसकी और डिटेल्स आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक केस में यह कहा गया कि साहब पावर है और इन्फ्लुएंस है और पोजीशन है, तो उसका भी एक वो होना चाहिए, लेकिन उसे अदालत ने नहीं मानी वो बात। उस दौरान हमने अपने रिसर्च के दौरान आपको बताया था रिसर्च से कि किस तरह का खतरनाक खेल चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस फैसले से अपनी साख दांव पर लगा दी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी दस्तखत किया। एनडीए के शासन में तीसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति का साइन किया हुआ फैसला पलटने की स्थिति में पहुंच गया है। ये अगर पलट गया तो ये तीसरा मौका हो जाएगा सीधा सीधा। प्रणब मुखर्जी ने ही उत्तरांचल और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के दस्तखत किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है कि चुनाव आयोग ने विधायकों को सुनवाई का मौका नहीं दिया, प्राकृतिक रूप से न्याय होता नहीं दिख रहा। यह साधारण टिप्पणी नहीं है। क्या चुनाव आयोग राजनीति के खेल में इस्तेमाल हो रहा है? कानून के मुताबिक अदालत का कहना है कि खराब है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का के पालन करने में नाकाम है। मौखिक सुनवाई का भी मौका नहीं दिया गया। एक बार पौंडीचेरी के मेयर पद पर विधायक की नियुक्ति हो गई। इसे चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना क्योंकि कई तरह के भत्ते मिलते थे, मगर इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अदालत में नहीं माना गया क्योंकि मेयर का पद सरकार के नियंत्रण में नहीं आता था। कुल मिलाकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई एक मान्य व्याख्या नहीं मिलती है। 2006 में दिल्ली में ही शीला दीक्षित ने कांग्रेस के 19 विधायकों को कई प्रकार के पद दिए, संसदीय सचिव से लेकर ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। नियुक्ति के बाद चुनाव आयोग ने 19 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नोटिस भेज दिया। शीला दीक्षित ने अपनी सरकार बचाने के लिए एक विधेयक ले आई और 14 कार्यालयों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को दोबारा विधेयक भेजा और दस्तखत हो गया। तो अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन पर आरोप लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी पहले फैसला ले लिया और बाद में कानून बदलकर आप छूट ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता।
संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने उसी वक्त इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि कई राज्यों ने पहले नियुक्ति की, फिर बाद में कानून बनाकर उस पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया और अदालत ने भी उसे सही माना। जैसे 1969 में राजस्थान की कांग्रेस विधायक कांता कथुरिया का एक मामला उस वक्त भी हमने बताया था। इस तरह का बिल झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी पास हुआ। अगर यह संवैधानिक नैतिकता का मामला है तो हर जगह एक होना चाहिए या अलग अलग राज्य की संवैधानिक नैतिकताएं होंगी। इस मामले में बहुत कंफ्यूजन है। हरियाणा में भी 4 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया। 18 जुलाई 2017 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द कर दी। 50,000 इन्हें सैलरी मिलती थी, 1 लाख से ज्यादा का भत्ता। लेकिन क्या इनकी सदस्यता गई? नहीं गई, मगर नियुक्ति रद्द हो गई। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसे मामले चल रहे हैं जिन पर अंतिम फैसला नहीं आया। अच्छा होता इन सब पर एक साथ फैसला आ जाता, या तो सारे बच जाते या पूरा मामला एक साथ लपेटे में आ जाता। न्यूज चैनलों को भी आराम मिल जाता। याद कीजिए जिस दिन ये फैसला आया था तब किस तरह की बहस हो रही थी, तब दोनों के कवरेज में और खेल में कितना अंतर है। आज जब फैसला आया तो कौन चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा, मगर हम बात करेंगे इस पर फैजान मुस्तफा से ब्रेक के बाद। हमारे साथ फैजान मुस्तफ़ा जुड़ गए हैं। फैजान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने लिखा भी था और बोला भी था उस वक्त, क्यों आपको लगता है कि आपने जो कहा वैसा ही करीब करीब ये फैसला आया है? देखिए रवीश, ऐसा है कि पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये लगता है कि सारी संस्थाएं जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, तो भारत की न्यायपालिका में से कोई एक जज उठता है और ऐसा दोबारा लगता है कि भाई अभी देश की संवैधानिक संस्थाओं में फिर से विश्वास करना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जब पूरी सरकार ये चाहती थी कि ये 20 विधायक अयोग्य हो जाएं, कि 2 जजेस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आज इस तरह का फैसला दिया और उस फैसले में आप बहुत एहतियात से बोल रहे थे। मैं बता दूं कि जितनी बातें सरकार कह रही थी या सरकार का जो लोग डिफेंड कर रहे थे सरकार को, वो सारी बातें गलत साबित हुई। देखिए, ये बात कही दिल्ली हाई कोर्ट ने कि ओरल हियरिंग नहीं दी गई, और ओरल हियरिंग जो है वो हियरिंग का हिस्सा है, और जब तक आप लोगों को नहीं सुनेंगे, दोनों पार्टीज को, और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आप सही फैसला नहीं कर सकते। जो जल्दी राष्ट्रपति जी ने की कि 132 पेज का उनको एडवाइस दी गई और वो हिंदी में भी उसका इतनी जल्दी ट्रांसलेशन हो गया छुट्टी के दिन, और राष्ट्रपति जी कहीं पे ट्रेवल कर रहे थे, वो आ भी गए, पढ़ भी लिया, उन्होंने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी कर लिया और संडे के दिन नोटिफिकेशन भी हो गया। देखिए, सब बातें ये मैंने लिखी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सब बातें कोर्ट की। तीसरी चीज ये कही गई थी कि साहब रावत साहब, जिन्होंने पहले हिस्सा नहीं लिया था इस हियरिंग में और इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने कब पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया ये पार्टीज को नहीं बताया गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी नोट कर लिया। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें आपका स्टैंड पूरी तरह विंडिकेट हुआ है, और जो इसमें प्रोसीजरल फ्लॉज थे उनके बेसिस पे राष्ट्रपति जी का ऑर्डर भी निरस्त हुआ और इलेक्शन कमीशन ने जो एडवाइस दी थी वो भी निरस्त हुई। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ओरिजिनल गलती प्रणब मुखर्जी जी की थी कि जब दिल्ली का बिल उनको प्रेजेंट किया गया था, उनको उस पर हस्ताक्षर करने थे। आपने रवीश उस दिन पूछा था, समय कम था, मैं बता नहीं पाया कि मैंने कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होना कोई नई बात नहीं है। देखिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास किया मोदी गवर्नमेंट ने, रेट्रोस्पेक्टिव है। अभी 3 दिन पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टीज का आएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव है। 1976 से लॉ पास कर दिया गया। 2006 में जो डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ पास था किया गया था वो रेट्रोस्पेक्टिव था कि उसको बैक डेटेड 1959 से कर दिया था। तो सिर्फ क्रिमिनल लॉ के बारे में यह कहा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, वरना रेट्रोस्पेक्टिव होने से किसी लॉ में कोई खराबी नहीं आती। तो मेरा दोबारा से संविधान की संस्थाओं में, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, और आज मैं फिर ये बात कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है कि हम ये ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी के झगड़े को खत्म कर दें।
और मुझे कोट किया था फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर आपके याकूब कुरैशी साहब ने भी कि कुछ जी, मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की इसमें क्या भूमिका है। दिल्ली के केस में, छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इन सचिवों को लेकर जो मामला चल रहा है, उसके संदर्भ में आपने तो वो 132 पेज की रिपोर्ट पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में जो आपने पढ़ा, उसमें और बाहर जो टीवी में दावा किया जा रहा था, कितना अंतर था? और चुनाव आयोग की भूमिका पे मैं थोड़ी आपसे टिप्पणी चाहता हूं। नहीं, भूमिका तो देखिए इसमें चुनाव आयोग की प्रेजुडिस लग रही थी, क्योंकि एक दिन पहले एक आउटगोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये एडवाइस कर दे, और उसमें एक दूसरा इलेक्शन कमिश्नर जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, वो भी हस्ताक्षर कर दे, और तीसरा इलेक्शन कमिश्नर जिसने कभी हियरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो भी उसमें हस्ताक्षर कर दे। तो आज देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला जो है ये फेयर नहीं लगता। देखिए छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राज्यों में भी ऐसे ही मामलात हैं, उन पे चुनाव आयोग फैसला नहीं कर रहा, लेकिन इस केस में फैसला कर दिया। लेकिन फिर भी मैं चुनाव आयोग का बचाव करते हुए कहूंगा कि जहां आखिरी दिन फैसला करना गलत था, तो दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि मामला 1-1.5 साल से लंबित था चुनाव आयोग के सामने। जी, अभी फैजान साहब से हम बात कर रहे थे, कई बार टेक्नोलॉजी आपको ऐसे मोड़ पर फंसा देती है। जी, आप बात जारी रखें। जी हाँ, तो मेरा ओहो, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी फैजान साहब यही कह रहे हैं कि अभी हम कोशिश करते हैं कि फ़ोन लाइन पर आ जाएं, तो जो समय बचा है उनसे वो बात कर लें। पर उन्होंने यही समझाया कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी, कि आखिर में तीनों चुनाव आयुक्त जो उस बहस का हिस्सा नहीं थे, रिटायरमेंट से पहले जो जुड़े नहीं थे, जो नहीं थे, उन्होंने भी इस पर साइन किया, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ है। तो जो दांव लगाया गया था एक टेलीविज़न का माहौल बनाने के लिए, देखिए नुकसान आप दर्शकों का हो रहा है। इस तरह के फर्जी मामले क्रिएट किए जाते हैं, डिबेट आता है। आज ही दिल्ली या उसके बाहर के सड़कों पर कितने हताश और निराश लोग अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, उन सब की जगह नहीं मिल रही, और अचानक इस तरह का नकली मुद्दा आ जाता है जो खड़ा हो जाता है। फैजान साहब आप बोलते रहें, मैं पूछूंगा तो इसमें समय चला जाएगा, आप बोलते रहें जो आप कहना चाहते हैं। जी नहीं, मैं रवीश ये कहना चाहता हूं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जब इंग्लैंड में ये बनाया गया था, तो उन लोगों की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके मंत्री बन जाते थे या जज बन जाते थे, उनकी मेंबरशिप जाती थी। अब आपने जब हिंदुस्तान में ये कहा कि मिनिस्टर बनेगा ही वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो रूलिंग पार्टी के एमपीज या एमएलएस को रूलिंग पार्टी किसी तरह अपने प्रशासन में इन्वॉल्व ना करे, ये एक गलत बात है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आप इस प्रावधान को समाप्त कर देना ज्यादा बेहतर है। ये पूरे जो हमारा आर्टिकल है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, ये पूरा लॉ समाप्त होना चाहिए। या फिर हमें ये कहना चाहिए कि पैसा मिला या नहीं मिला इसे नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा जी, क्योंकि देखिए जी चीजों में नहीं मिलता है, लेकिन ये पोजीशन दी जाती है पावर और इन्फ्लुएंस के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये बात हो रही है कि साहब वो उनको ऑफिस दिया गया सेक्रेटरिएट में, और उनको साहब गाड़ी के लिए पेट्रोल का पैसा दे दिया गया और चेयर खरीदी गई। अगर सरकार ने ये सारी चीजें कर दी किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लिए, तो उसको ये कर देना उतना वो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस तरह का मामला चला, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की इसी बात पे सदस्यता खारिज की कि उनको पैसा मिल सकता था दुबई में, जबकि उन्होंने वो पैसा लिया नहीं। तो उन्होंने कहा जिस चीज पे आपको पैसा मिल सकता था उसको भी आपको अपने एफिडेविट में इलेक्शन के समय डिक्लेयर करना है, और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आपको डिसऑनेस्ट माना जाएगा। और उनके लॉ में यह है कि कोई भी कैंडिडेट जो डिसऑनेस्ट है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पर आप ये क्यों क्या कह रहे हैं कि जो अमेरिका जैसे देश में जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
वहां पे चल सकता है, हमारे सिस्टम में नहीं चल सकता है। क्योंकि आपके सिस्टम में जो मंत्री बन रहे हैं वो भी तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो आपने मंत्रियों को एग्जाम कर दिया, हज कमेटी के चेयरमैन को एग्जाम कर दिया, वाटर बोर्ड के चेयरमैन को एग्जाम कर दिया, शेड्यूल कास्ट कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन को एग्जाम कर दिया, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को आप नहीं कर रहे। आज देश में तकरीबन 200 ऐसे पद हैं जिनको आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट्री, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हिट नहीं होते, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दिल्ली का हिट होता है। ये जो एक हमारा इनकंसिस्टेंट स्टैंड है कि कहीं पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, क्या किया जा सकता है, कट गया, पर कुल मिला के हम सब है वो यूपी में और बिहार और झारखंड और पूरे देश में एक ही होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। बहुत तकनीकी दिक्कतें हुई, लेकिन हम आपको बता दें NDTV.in के आर्काइव में इनके साथ सारा शो किया हुआ है। उत्तरांचल के समय, अरुणाचल प्रदेश के समय, उत्तराखंड के समय जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो हम और फैजान साहब यही बहस कर रहे थे, और जो वो पक्ष रख रहे थे अंत में जाकर अदालतों को यही कहना पड़ा, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में भी यही कहना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लोगों को भी पता नहीं था, उनके वकीलों को, कि उन्हें इस मामले में राहत मिल सकती है। लेकिन फैजान साहब उनके संवैधानिक एक्सपर्ट हैं, एक टीचर की तरह अपनी बात रखते हैं, और पता नहीं कैसे अदालत से के फैसले भी उनके पहले कही गई बातों से मिल जाते हैं। ब्रेक के बाद हम उन आम लोगों की बात करेंगे जिनकी समस्याओं को गायब कर देने के लिए इस तरह का इवेंट रचा जाता है, जो एक समय में लगता है कि आर पार की लड़ाई का मामला है, लेकिन 2 साल बाद वो हवा हो जाते हैं और आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण लम्हा बर्बाद हो जाता है। ब्रेक के बाद चूहा ना हो गया, मच्छर हो गया। 1 मिनट में क्या 32 चूहे मारे जा सकते हैं? इस सवाल पर नासा के वैज्ञानिक नहीं बल्कि महाराष्ट्र के काबिल राजनेता बहस कर रहे हैं। जब इतने चूहे मारे जा रहे थे तब किसी ने नहीं देखा कि 3 मई से लेकर 10 मई 2016 के बीच 3,20,000 चूहे एक इमारत के भीतर मार दिए गए। क्या उस दौरान किसी भी पत्रकार ने इस दृश्य को नहीं देखा होगा? बीजेपी के विधायक एकनाथ खड़से को शक ना होता तो कांग्रेस का भी दिमाग नहीं चलता। खड़से ने आरोप लगाया कि 7 दिन में 3,20,000 चूहे कैसे मारे जा सकते हैं, जबकि उसी शहर में बीएमसी पूरे 2 साल में 3 लाख चूहे मार सकती है। मारिए, ये रिकॉर्ड है। भारत एक लाजवाब देश है। सिस्टम के सामने आदमी की यहाँ भले ही कोई हैसियत ना हो, मगर वही आदमी चूहों के नाम पर सिस्टम को चूना लगा देता है। कांग्रेस कह रही है कि पूरे देश की बिल्ली लाकर छोड़ दीजिए तो भी एक दिन में इतने चूहे नहीं खा पाएगी। बात सही है कि अगर 3,20,000 चूहे 7 दिन में मारे गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 32 चूहों के हिसाब से 1 घंटे में 1930 चूहे, अगर सही गिना है मैंने तो, और 24 घंटे में 46,080 चूहे खाने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी या मारने पड़ेंगे। मारे गए चूहों का वजन खड़से साहब ने कहा कि 9,125.71 किलोग्राम था। अब 0.71 किलोग्राम किस हिसाब से निकाला वही जानते हैं। उनका कहना है कि इसे ट्रकों को बुलाना पड़ेगा, ट्रक के बगैर नहीं ले जा सकते। क्या किसी ने ट्रक देखा है? एक सवाल ये उन्होंने खड़से साहब ने पूछा है। इन गंभीर सवालों को जानने के लिए आपको कांग्रेस बीजेपी करना पड़ेगा या फिर राग दरबारी पढ़ना पड़ेगा, जिसके इसी महीने 50 साल हुए हैं। ईश्वर मारे गए सभी 3,20,000 चूहों की आत्मा को शांति प्रदान करे। सोचिए चूहों पर कितनी बहस है, और क्या पता चूहा मारने के नाम पर हुई लूट पर हास्य और व्यंग। मगर उसी महाराष्ट्र से 23 ऐसे शिक्षकों की कहानी है जो 8 साल से बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं, और इस पर कोई नहीं बोल रहा, ना सरकार ना विपक्ष। क्या आप पढ़ा सकते हैं बिना वेतन के 8 साल? यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हवा में उड़ने से पहले आपको याद रहे कि सिस्टम के सामने आदमी या नागरिक की क्या हैसियत रह गई है। मुंबई नगर पालिका, जिसे हम बीएमसी कहते हैं, उसके 23 शिक्षकों को 8 साल से वेतन नहीं मिला। हमारे सहयोगी सुनील कुमार सिंह को इन लोगों ने बुलाया, अपनी व्यथा बताई तो सुनील हिल गए। इन सभी की नियुक्ति 2009-10 बीएमसी की एनओसी के बाद हुई, जो स्कूल को जारी करता है। उसके बाद स्कूल इन्हें इंटरव्यू लेकर बहाल कर लेता है, फिर वेतन बीएमसी देती है। ये शिक्षक पहली से
चौथी क्लास तक पढ़ाते हैं 6,000 रुपए में। हाँ, 3 साल बाद इनका पद सहायक शिक्षक का हो जाता है, नियमित वेतन मिलने लगता है। 3 साल पढ़ाने के बाद शिक्षा विभाग नोटिस जारी करता है कि वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC वापस लेता है। गलती से दे दिया गया था। मजबूर शिक्षकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 16 अक्टूबर 2016 को अदालत ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया कि इन सबको वापस रखिए। BMC के शिक्षा अधिकारी ने 4 जुलाई 2017 को मंजूरी भी दे दी। उसके बाद भी अभी तक इन्हें BMC ने वेतन जारी नहीं किया। आलम यह है कि 23 में से 2 शिक्षिकाओं के तलाक की नौबत आ गई। उन्होंने बताया मजबूर ये 23 शिक्षक 21 मार्च से आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गए 8 साल से हमें कोई वेतन नहीं मिल रहा है। हमने 2010 में NOC ली थी डिपार्टमेंट से और उसके ऊपर उच्च न्यायालय का आदेश भी आया है और वहाँ से शिक्षण अधिकारी ने फिर मान्यता भी दी, लेकिन आज तक सिर्फ कागज़ पर ही वो मान्यता है, कोई किसी तरह का वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग NOC हमको सबने डिपार्टमेंट वालों ने दिया, लेकिन उन्होंने 3 साल बाद लेटर दिया कि हमने गलती से दे दिया है, जबकि हमारे पास सब कुछ प्रूफ है। हम अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारा कितने लोग का 8 साल कंप्लीट हो गया है, मेरा 8वां साल चल रहा है, लेकिन ये लोग देने को रेडी नहीं है। कोर्ट को ऑर्डर भी दिया है इन्होंने कि हमको करो, लेकिन आज तक इन्होंने हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं किया। आज तक हम ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। हमारा पेमेंट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं रहा, इस बात से हम लोग बहुत परेशान हैं। इतने परेशानी कि निजी ज़िंदगी में भी हम लोग ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह से हम लोग पीड़ित है। कहीं पे भी हमने मान ये शब्द हम लोग भूल ही गए। अभी हर जगह जाते तो अपमान ही मिलता है, कहीं पे भी जाओ आप, क्योंकि पैसा है तो सब है। कुछ लोग हमारे में ऐसे भी है जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनको इतने परेशानी हो रही है कि अभी उनको डिवोर्स मैटर भी हाई कोर्ट में चालू है। हम लोग ने वो भी बताया, लेकिन वो लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन नहीं मिल रही है इसलिए घर में डिवोर्स ले रहे हैं, तलाक। यस, हाँ, बहुत जगह बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल के शादी की है। आपके साथ हुआ है? मेरा भी अभी घटस्फोट का मैटर, डिवोर्स का मैटर चल रहा है, इसीलिए यही बात से। हाँ, बहुत परेशान करते थे। मेरा बच्चा हैंडीकैप है 50%, उसका मैंने अभी तक 21 ऑपरेशन किया है। यहाँ वहाँ से मांग के कैसे तो भी किया है। मेके वाले मेरे अच्छे तो मुझे हेल्प करते, लेकिन कब तक वो भी करेंगे, कब तक वो भी करेंगे। आज ये साल में मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरे पास स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊंगी मैं? कुछ नहीं करते, पति मेरे साथ नहीं रहते, मैं अकेले कहाँ तक सफर करूँ। हाँ, इसी वजह से मेरे जैसे और भी 1-2 केसेस है, इनका भी ऐसे केसेस है। सर, इट डजंट मैटर कि वो अभी गलती हो गई, लेकिन कोर्ट से जीत कर आते हुए भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। BMC क्या करे, हाई कोर्ट के डिसीजन को भी मान नहीं रही है। और गलती सर प्रशासन की है, उन्होंने लिख के दिया है कि हमारी गलती है, मानना ही चाहिए। हमारी गलती ऐसे लिख के दिया हमें, तो उसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन अब आप देखिए कि सिस्टम के सामने एक बार खड़ा होकर देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। इन नागरिकों की क्या हैसियत बना देता है सिस्टम। अभी किसी दर्शक ने लखनऊ से बताया कि जैसे ही प्राइम टाइम शुरू होता है 10-20 मिनट तक गायब हो जाता है हमारा चैनल। तो आप ये सब भी मुझे झेलना पड़ रहा है, पर देखिए कि इन लोगों को कितना झेलना पड़ रहा है। और ऐसे परेशान लोगों की खबरें छपती नहीं हैं, अखबारों में सिर्फ फोटो लग जाता है, जबकि यही लोग अपने पैसे से केबल का भी पैसा देते हैं और अखबार के लिए देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। इसलिए दिखा रहा हूं ये कहानियां, ताकि याद रहे कि अभी भी बदलना बाकी है। इस सिस्टम के सामने हमारी आपकी हैसियत क्या है, ठीक से समझ आए। क्या आपको पता है कि पूरे राजस्थान में एम्बुलेंस की हड़ताल है? क्या आपने सोचा कि मरीज अस्पताल कैसे पहुंचते होंगे उस राज्य में? अगर यह यूरोप में हुआ होता, अमेरिका में हुआ होता, तो पहली खबर होती। एम्बुलेंस की हड़ताल हो जाए और वो भी 5 दिनों तक चले, किसी को फर्क ना पड़े, इसका मतलब है यहां आदमी ही आदमी का दुश्मन हो गया है और आदमी की औकात समाप्त हो गई है। 1-2 नहीं, 1530 एम्बुलेंस हड़ताल पर हैं। वैसे ये वीडियो जयपुर का है। इस हड़ताल में 6000 नर्स, कर्मचारी और ड्राइवर जो एम्बुलेंस में होती हैं, वो सब शामिल हैं। इन सभी का वेतन कम कर दिया गया है। दुनिया भर में वेतन बढ़ रहा है, इनका वेतन घट रहा है। ऊपर से इन्हें 12-12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन तो मुख्यमंत्री करते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि ये सभी सरकारी नहीं, किसी प्राइवेट कंपनी के होते हैं। देश के कई सेक्टर में कर्मचारी ठेके की नौकरी और काम करने की घटिया शर्तों को लेकर अब सतर्क हो रहे हैं। उन्हें अब चुभ रहा, लग रहा है इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे बैंकर लिख रहे हैं कि हम 14 घंटे अब नहीं काम कर सकते। राजस्थान में यह सेवा जीवीके कंपनी चलाती है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर। ये सभी चाहते हैं कि इन्हें सरकारी सेवा में शामिल कर लिया जाए। 108 नंबर की आपातकालीन एम्बुलेंस चलाने वाले पायलट को मात्र 8702 रुपए मिलते हैं।
उसमें भी दलाल अपना हिस्सा काट लेते हैं। सोचिए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया कहीं पर, इससे बड़ा झूठ कोई बोल सकता है क्या? कंपाउंडर को 9,302 रुपए मिलते हैं, इतनी कम सैलरी में कौन जिएगा? आप इनकी बातों को सुनिए। बहुत से सेक्टर के लोग चले आएंगे कि हमारा हाल भी बुरा है, फिर भी किसी चुनाव में इन सवालों पर बात नहीं होगी। यही लोग नहीं करेंगे। बात होती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जनता का क्या बनेगा, इस पर जनता ही बात नहीं करती है। ठेके पे जाने से क्या होता है, एक प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पाती किसी को, जो सर्विसेज है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमारा भी शोषण होता है, ना पूरी तनख्वाह टाइम पे आती है, महीने की 20 तारीख को 26 तारीख को कितने पैसे कब काट लिए जाएं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। सेवा 2008 से लेकर अब तक चल रही है, पिछले 9.5 साल हो गए। इस सेवा में जो गाड़ियाँ हैं ये राज्य सरकार की हैं, पैसा राज्य सरकार इन कंपनियों को देती है, तो क्यों नहीं इन दलालों को देकर राज्य सरकार खुद एक निगम बनाकर या RSC अधिकारी इनको मॉनिटरिंग करे, तो जिससे कि ये सेवा भी बराबर चलती रहे और ये कर्मचारियों का शोषण भी ना हो। कॉल आती है, कॉल करते ही 1 मिनट में रवाना होने का रूल है, हम होते हैं, लेकिन आगे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई, किसी और वजह से रिस्पांस टाइम हमारा लग गया, कि कोई खड्डा आ गया, कोई ट्राली पलटी हुई है या कोई और समस्या है, ऐसी समस्या आ गई और कंपनी के उसके इसकी वजह से पेनल्टी लग गई, तो हमारा टर्मिनेशन या फिर हमारा तबादला, 2 चीज़ों में एक होता है। राजस्थान में 5 दिनों से एम्बुलेंस बंद है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मरीज के परिवार वालों को भी लगता है फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या राजस्थान का कोई बता सकता है कि इसके कारण उसके परिजनों को क्या तकलीफ हुई? इधर लखनऊ में उत्तर प्रदेश B.Ed टेट 2011 उत्तीर्ण चयनित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सुबह से भारी संख्या में टेट के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ये कुलदीप सिंह की तस्वीर है। टेट 2011 के अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। अभ्यर्थी पहले हजरतगंज स्थित बापू प्रतिमा के सामने जमा हुए, उसके बाद भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़कर वहां धरना देने लगे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें रुकी हुई भर्तियों को तुरंत शुरू करने की मांग की गई है। ये जल्दी और ठोस कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने 2012 की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इनका कहना है कि 2012 की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो इनकी उम्र समाप्त हो जाएगी। प्रदर्शन करने वालों में से कुछ महिलाओं की वहां तबीयत बिगड़ गई, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो प्राइम टाइम समाप्त होता है। हफ्ते भर सोचते रहिए कि क्या आपकी हैसियत वाकई नागरिक होने की है, नागरिक की है। सोचिए ना, बड़ी तकलीफ होगी, वरना जिस दिन इस सिस्टम के सामने इंसाफ मांगने जाएंगे 10-20 साल ऐसे ही रगड़ कर आपके खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, रियल टाइम। नमस्कार।